सो एक डेंटिस्ट, आप डेंटल क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं और आपका जो टाइमिंग्स रहता है किसी भी प्रोसेस के लिए, जब भी हम डेंटल क्लिनिक ओपन करते हैं तो कई तरह की प्रोसेसेस आपको करनी होती है उसमें पेशेंट के साथ में। उसमें है आपका फिलिंग, क्राउनिंग, क्लीनिंग एंड एक्सट्रैक्शन एंड चेकअप। ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो है वो आपको करने होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे ये प्रोसेस, और इन प्रोसेस के साथ ये भी गिवन होगा कि इनके करस्पॉन्डिंग टाइम क्या क्या है। ठीक है, तो इनके प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग जो टाइमिंग्स हैं वो मैं नोट लिख रही हूँ। मुझे बड़ा ही थोड़ा बोल्ड कलर ही काम में करना पड़ेगा, इन कलर से काम नहीं बन रहा। फिलिंग के लिए टाइमिंग है 45, ठीक है। क्राउनिंग के लिए है आपका 60, क्लीनिंग के लिए 50। क्या है ये? मिनट्स। ये क्वेश्चन में गिवन है 45 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। ओके, ये फिक्स टाइमिंग्स है जो आपको गिवन है। एंड देन आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है कि पेशेंट जो आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं। तो पेशेंट जो आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, फिलिंग के जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.40 एंड दिस इज 0.15, दिस इज अगेन 0.15, दिस इज 0.10 एंड दिस इज 0.20। ठीक है ना, आपने सर्वे कर लिया किसी डेंटिस्ट के यहाँ पे बैठ के कि किस तरह के पेशेंट कितने टाइप के आते हैं। तो जैसे ज्यादातर पेशेंट जो है वो फीलिंग के हैं। अब आपको रैंडम नंबर दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या सर्च करना है कि आपका क्या जो है वेटिंग टाइम आपको सपोज करना चाहिए। जिस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपका टाइम है अपॉइंटमेंट का वो हाफ एन आवर दिया है कि आपकी 8 o'clock जो है क्लिनिक ओपन होती है और 8:30 8 पे फर्स्ट कस्टमर आता है, 8:30 पे नेक्स्ट कस्टमर आता है। इस तरह से आपके नेक्स्ट कस्टमर आने का टाइमिंग रहता है। फिर इसके बाद 9 o'clock पे आता है, फिर 9:30 पे आता है, देन 9 आपका 10 o'clock पे आता है। इस तरह से पेशेंट का टाइमिंग आपको शेड्यूल कर दिया आपने। ठीक है, अब रैंडम नंबर जो गिवन है आपको, रैंडम नंबर्स में यहाँ लिख लेती हूँ। रैंडम नंबर जो गिवन है वो है 40, देन आपका 82, 11, फिर 34, फिर 25, then 66, then 17, then 79, then 80, नहीं बस इतने ही पेशेंट है, 80 है। 8 पेशेंट जो हैं उनके आपके रैंडम नंबर्स आपको दे रखे हैं। अब आपको इन नंबर रैंडम नंबर के बेसिस पे ये डिसाइड करना है कि कितना एवरेज वेटिंग टाइम इनका है। जो पेशेंट जो है वेट तो करना पड़ेगा पेशेंट को, जब तक पहला प्रोसेस चल रहा है दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कितनी देर पेशेंट को वेट करना पड़ा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, रेंज जो बनेगी, रेंज कैसे बनेगी? रेंज आपको मैंने कहा था पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद में आपकी रेंज बनेगी। तो पहले क्यूमुलेटिव लिख देते हैं, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये तो हो जाएगी 0.40 लिख लो चाहे। फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा 0.55, देन आपका ये आ जाएगा 0.70, देन 0.80 एंड देन 1.00। तो अब इसके बेसिस पे आपकी ये रेंज निकल जाएगी। रेंज क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी आपकी 00 से 39, देन 40 से 54, देन 55 से 69, 70 से 79, 80 से
80, 99। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। अब इस रेंज के बेसिस पे आपको रैंडम नंबर और रेंज के बेसिस पे आगे के डिसीजंस लेने हैं। ये आपकी रेंज हो गई। तब इस अकॉर्डिंग आप अब अपने पेशेंट जो है वो एक एक करके आते हैं। 8 o'clock पे फर्स्ट पेशेंट आता है। फर्स्ट कौन सा पेशेंट आएगा? 40 नंबर का। तो 40 नंबर के करस्पॉन्डिंग पहले या तो मैं यहाँ नंबर लिख लेती हूँ। 40, 82, 11, 34, 25, 66, फिर 11 पे एक आएगा और एक 11 30 पे आएगा। 17 एंड 79। ये तो पेशेंट्स के करस्पॉन्डिंग, पेशेंट जिस तरह की जॉब कराता है उसकी करस्पॉन्डिंग रैंडम नंबर है। अब आप मुझे बताइए 40 के करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सी होगी? 40 के करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सी होगी? 40 रैंडम नंबर है। भाई इस क्लास में तो आप आराम से बोल सकते हैं। यस, 40 कौन सी रेंज में है? आपको रेंज दिख रही होगी ना 40 की। 40 कहाँ आ रहा है? क्राउनिंग में। ठीक है। यस मैम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? या तो क्राउनिंग लिख दीजिए, क्राउनिंग की करस्पॉन्डिंग टाइम। ठीक है, मैं यहाँ केवल टाइम लिख रही हूँ क्योंकि इसी से आपका एग्जिट टाइम पता चलेगा कि वो कब एग्जिट हुआ। फर्स्ट जो पेशेंट है वो कब एग्जिट होगा? 8 पे आया और 9 o'clock पे ये एग्जिट होगा। ठीक है ना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने इनकी हेडिंग नहीं लिखी। ये आप लोग समझ जाइए कि क्या हेडिंग है इनकी। ठीक है, ये तो हो गई एंट्री टाइम, ये तो आपका एंट्री टाइम है और ये आपका एग्जिट टाइम है और ये है प्रोसेसिंग टाइम। तो आप मुझे बताइए 82 की करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम। 15 मैम। 15 मिनट्स। ठीक है, 82 जो है वो आपका इस रेंज में पड़ेगा और यहाँ पे 15 मिनट्स है, तो हम इसकी करस्पॉन्डिंग 15 लिख देंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेशेंट 8:30 पे आया जरूर है, लेकिन इसका इलाज कब शुरू होगा? 9 पे शुरू होगा। ठीक है ना, 9 पे शुरू होगा तो 9 के बाद में ये 9:15 बजे एग्जिट करेगा। ठीक है ना, इलाज तो 9 पे स्टार्ट होगा। और आप यहाँ पे एक कॉलम और बना लेंगे वेट। तो फर्स्ट पेशेंट को तो वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन सेकंड पेशेंट को आपको कितनी देर वेट करना पड़ा बताइए? सेकंड पेशेंट को कितनी देर वेट करना पड़ा? बताइए। मैम 1 hour 15 minutes। नहीं मैम 30 मिनट। 30 मिनट्स, बिल्कुल सही। क्योंकि 9 o'clock पे जैसे ही पेशेंट फ्री होता है तो दूसरा पेशेंट एंटर कर जाएगा और दूसरा पेशेंट का टाइम जो स्टार्ट हुआ वो 8:30 पे आया, लेकिन काम कब स्टार्ट हुआ? 9 पे, यानी कि 30 मिनट्स इसको वेट करना पड़ा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर 11 आ रहा है। 11 के करस्पॉन्डिंग बताइए। 45 मैम। 45। ठीक है, 9:15 पे इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, 45 मिनट्स और ऐड करने पड़ेंगे तो आपकी ये 10 o'clock हो जाएगा जब तक ये जाएगा। ठीक है, तो अब इसको वेट कितना करना पड़ा? 9 o'clock पे आ गया था, 9:15 पे काम शुरू हुआ, तो वेट कितना हो गया? 15 मिनट। ठीक है ना, तो इस तरह से हम जो है ये वेट लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपका 34 है। तो 34 बताइए किस रेंज में है? क्या लिखूं यहाँ? टाइम पीरियड 34। 45 मैम। 45। फीलिंग का केस है 45 मिनट्स। अब 10 o'clock इसका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो 10:45 पे ये एग्जिट करेगा, यानी कि आप जो है 9:30 पे आए और स्टार्ट कब हुआ? 10 पे, यानी कि हाफ एन आवर का इसका भी आपका वेटिंग टाइम हो गया। फिर इसके बाद 25 नंबर भी आपका यहीं पड़ रहा है फिलिंग में। तो अब ये 10:45 पे इसका कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो 45 और ऐड करने पे 11:30 हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये आने का टाइम और स्टार्ट का टाइम, इसके बीच का डिफरेंस हो गया 45।
फिर इसके बाद नेक्स्ट 66। 66 के लिए बताइए क्या लिखूं, कितने मिनट लिखूं? 15 मैम। 15 मिनट। 15 मिनट। 11:13 में 15 जोड़े तो 11:45। और आपका 11:30 पे स्टार्ट हुआ, 10:30 पे आ गया था, तो 60 मिनट का वेट टाइम हो गया। और 70 के केस में फिर वही फीलिंग हो जाएगी 45 मिनट की। 45 मिनट 11:45 में 45 वेट करेंगे तो 12:30 हो जाएंगे। अभी 11 से 11:45 यानी कि 45 मिनट इसने वेट किया। 79 आपका एक्सट्रक्शन में पड़ता है, वो भी आपका कितना है, 45 मिनट का प्रोसेस है। तो 12:30 में 45 जोड़ेंगे तो ये आपके 1:15 हो जाएंगे। या तो आप 13 लिख लो या 1:15 लिख लो, एक ही बात है, 1:15 PM आ जाएगा आपका। और 11:30 पे आ गया था, 12:30 पे स्टार्ट हुआ, मतलब 60 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टोटल वेट टाइम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इन सारे वेट टाइम को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 एंड ये 28। तो नेट वेट टाइम ये आपका जो वेटिंग टाइम है टोटल कितना हो गया, 285 मिनट्स। और कितने पेशेंट के बीच था, 8 पेशेंट के बीच। तो एवरेज वेटिंग टाइम आपका आ जाएगा 35.6। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज योर एवरेज वेट टाइम। तो यही आपको कैलकुलेट करके बताना था। Assume that all the patients saw at the clinic at early their schedule. Use the following random number for handling the above problem. तो आपको बताना क्या था, फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम आपको पता चल गया। डॉक्टर को वेट करना पड़ा, डॉक्टर को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। 30 मिनट्स टाइम रखने से डॉक्टर को तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, हमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों का वेट टाइम रिड्यूस करना था। तो अब आप जो है इसके बेसिस पे सोच सकते हैं, भाई हर पेशेंट को आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब हम जो है इस टाइम को थोड़ा और अगर बढ़ाएं तो हो सकता है कि हमें प्रॉफिट मिले। बट ये ध्यान रखना है कि ये नहीं हो कि डॉक्टर वेट करता रहे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से ये बस ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ये डेंटल प्रॉब्लम है डॉक्टर का, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो आपका प्रोसेस रहेगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ डिटेल है। ठीक है, काम तो वही करना है, रैंडम नंबर का जो इंटरवल है वो भी वैसे ही जनरेट होगा। एवरीथिंग इज सिमिलर, बस फर्क क्या होता है, इसके रिजल्ट के जो फाइंडिंग है वो हर क्वेश्चन में अलग अलग स्टाइल से रहेगी। तो बेस्ट ये रहेगा अगर हम रेन वाला कर लें, क्योंकि इसके बाद रेन वाला जो क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। रेन एंड नो रेन। हम रेन वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। रेन में क्या है आपको दे रखा है, द occurrence of rain in a city on a day depend upon whether or not it rained on the previous day. It is rained on the previous day, the rain distribution is. ठीक है, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, एक तो प्रीवियस डे रेन हुई है और प्रीवियस डे रेन नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे फिर आपको आगे कैलकुलेशन करना है। तो पहले फर्स्ट टेबल लिख लेती हूँ मैं। फर्स्ट टेबल जब प्रीवियस डे रेन नहीं हुई है, नो रेन। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.50। देन 1 सेंटीमीटर 0.25, 2 सेंटीमीटर 0.15, 3 सेंटीमीटर 0.05,
सॉरी 4 सेंटीमीटर 0.03, 5 सेंटीमीटर 0.02. इसमें बैकग्राउंड इमेज की वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा है आई थिंक। अब नहीं आएगा। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट करते हैं। ये तो मतलब एक पार्ट है। इसमें क्या है, इफ इट इज रेन ऑन द प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस डे रेन हुई है, प्रीवियस डे अगर रेन होती है तो नेक्स्ट डे रेन होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब अगर प्रीवियस डे रेन नहीं होती है, ठीक है, नो रेन प्रीवियस डे, तब उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस तरह से है। नो रेन 0.75% चांस है नो रेन, 1 सेंटीमीटर की 0.15 2 सेंटीमीटर 0.06 एंड 3 सेंटीमीटर 0.04 और इससे ऊपर का 0, ठीक है ना, कोई चांस ही नहीं है कि इससे आगे भी रेन हो सकती है। प्रीवियस डे रेन नहीं हुई है तब ये प्रोबेबिलिटी है। अब आपको क्या कहा गया है, simulate the city weather for 10 days and determined by the simulation of the total days without rain and the total rainfall during the period using the following random number. ठीक है, रैंडम नंबर्स क्या दिए हैं आपको, 67, 63, 39, 55, 29, 78, 70, 06, 78 एंड 76, ठीक है, ये आपको रैंडम नंबर दिए और इनके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि जो रेन है वो नेक्स्ट डे हुई है या नहीं हुई है। तो अब इसमें क्या है, पहला फर्स्ट केस जो हम लेंगे उसमें ये लेंगे assume that if it has no rain previous day, ठीक है, नो रेन प्रीवियस डे होता है तब हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, और प्रीवियस डे अगर रेन होती है तब हमें क्या मिलता है, दोनों के बारे में हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन है, दोनों का अलग अलग डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जब प्रीवियस डे आपकी रेन हुई है, ठीक है, तब उस केस में आप देख सकते हैं आपकी टेबल क्या बनेगी। आपकी जो टेबल है इसको मैं लिख देती हूँ, नो रेन, देन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या ले रहे हैं, प्रीवियस डे नो रेन, ये वाला क्वेश्चन पहले करना है। तो नो रेन के केस में आपका जो है प्रोबेबिलिटी 0.75, 0.15, 0.06 एंड 0.04। अब 0.75 के एक्यूमुलेशन करेंगे इसका, तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 0.75, 0.90, देन 0.96 एंड देन 1.00। और इसके हिसाब से हम रेंज बना लेंगे 00 से 74, ठीक है ना। रेंज तो इस नंबर से आपको आइडिया लग जाता है। 90 है तो 90 से एक कम, ठीक है ना, 75 से स्टार्ट होगी और 90 से एक कम, इसी तरह से 90 से ये स्टार्ट होगी और 96 से एक कम, और ये 96 से स्टार्ट होगी और 99 तक ही जाएगी। अब फर्स्ट नंबर 67 आ रहा है, तो 67 किसको कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, 67 में आपका क्या होगा, नो रेन, ठीक है। तो मैं एक बार यही लिख रही हूँ, फर्स्ट नंबर जो है यहाँ 67 आ गया नो रेन में, तो 63 भी नो रेन में आएगा, ठीक है। ये आपके लगभग सारे नंबर जो है यहाँ तक के फर्स्ट 5 नंबर जो है 1 to 5, ये सारे नंबर किस में जाएंगे, नो रेन के केस में चले जाएंगे,
ठीक है, 1 to 5, 1 2 3 4 5 ये सब नो रेन में चले जाएंगे। अब 78 आता है तो 78 आपका कौन सा नंबर है, 6 नंबर। फिर 70 आता है तो 70 भी इसी में जाएगा, ये आपका 7th नंबर। और 70 के बाद आपका आता है 6, तो 6 भी इसी में जाएगा। और फिर 78 दोबारा से आ रहा है तो ये भी यहाँ आएगा 78 8 9 नंबर पे, और 76 भी यहीं पे आएगा। तो इन नंबर की हेल्प से अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि कितनी एवरेज रेन हुई वो आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब आप इसका एवरेज निकालेंगे, या तो यहीं पे हम कर ले या फिर एक टेबल और बना ही लेते हैं। एक टेबल और बनाते हैं, इन नंबर रैंडम नंबर के हिसाब से एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, रैंडम नंबर फिर रेन। तो रैंडम नंबर फर्स्ट आपका आया था 67, देन 63 39 55 29 78 70 06 78 एंड 76। तो इसके अकॉर्डिंग ये 67 का आपका क्या आ जाएगा, 67 में हुई थी नो रेन, तो नो रेन के हिसाब से आपका जो है नो रेन NR लिख देती हूँ। और 63 में भी NR, ये नो रेन नो रेन नो रेन नो रेन। फिर यहाँ 78 में आपकी रेन हुई, कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 78 में कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर। फिर 70 भी आपका NR में जाएगा। फिर ये आपके 6 में भी नो रेन, और फिर यहाँ आपका 1 सेंटीमीटर की रेन होगी। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर की रेन तो पहले से हो चुकी थी, चलो एक ही लिख दो ना, बढ़ाने में क्या बात है, 1 सेंटीमीटर। तो टोटल रेन कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर रेन हुई। तो एवरेज कितना हो गया, 3/10। ठीक है ना, तो 3/10 सेंटीमीटर का टोटल रेन का एवरेज है, अगर बारिश पहले नहीं आती है। ठीक है, अब सपोज हम सेकंड केस पे चलते हैं, तो एवरेज कितना हो गया, यहाँ पे तो 3 सेंटीमीटर का नेट रेन है, और एवरेज निकाले तो 3/10। अब सेकंड केस पे चलते हैं, सेकंड टेबल पे। ठीक है, सेकंड टेबल में आपकी यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। तो आप सेकंड टेबल में 67 जो है वो आपके कौन से में जाएगा, अच्छा टेबल तो बनानी पड़ेगी। अब सेकंड की भी टेबल बना लेते हैं, सेकंड की टेबल यहाँ इसी में बना लेती हूँ। ये तो आपके डिसीजन मेकिंग में काम आ जाएगा, और यहाँ से मैं सेकंड की टेबल बना लेती हूँ। सेकंड की टेबल में आपका क्या क्या है, सेकंड की टेबल में है आपके सबसे पहले तो नो रेन। तो नो रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.50। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर 0.25, 2 सेंटीमीटर 0.15, 3 सेंटीमीटर 0.05। टाइम हो गया क्या, चलिए फटाफट मैं बना देती हूँ। 4 सेंटीमीटर 0.03 एंड 5 सेंटीमीटर 0.02। तो इसका एक्यूमुलेटिव जो है आपके क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो इसकी बनेगी वो आपके आ जाएगी 50, then 75, then 90, then 95, then 98 and then 100। ठीक है, अब आपको रेंज पता चली जाएगी इससे। तो इस रेंज के हिसाब से फटाफट फटाफट आप मेरे को बताओ, 67 के करस्पॉन्डिंग मेरे को क्या लिखना होगा, 67 के सामने क्या आ जाएगा, कितनी रेन होगी, ये है नो रेन प्रीवियस डे, और ये रेन प्रीवियस डे। रेन प्रीवियस डे में आपका जो है यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से देखोगे आप 1 सेंटीमीटर 63। ठीक है ना, ये रेंज आपको पता चल ही रही है कि भाई 75 से छोटा जो है वो इसमें आने वाला है। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर। और 39 में आपका नो रेन, 55 में नो रेन, 55 में रेन होगी, 55 में 1 सेंटीमीटर की रेन। ठीक है, इसी तरह से 29 की जो रेन है यहाँ पे मैं बनाई देती हूँ, 00 से 49, 50 से 74, फिर 75 से 89, देन 90 से 94, देन 95 से 97, देन 98 से 99। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंज जो है वो हम लिख देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, देन अगेन नो रेन। 78 में आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर,
ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें आ जाएगा 1 सेंटीमीटर 70 में, और 0.6 में नो रेन, और फिर ये दोनों 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो नेट जो रेन हो जाएगी आपकी एंड करने पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एवरेज निकाले तो 1 सेंटीमीटर के करीब एवरेज आएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर टोटल रेन हो गई, और ये आपके 3 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के 2 पार्ट है, दोनों पार्ट आपको करने होते हैं। 2 तरह के केसेस दे दिए, तो यानी 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर ये आपका सिमुलेशन हो गया। अब सिमुलेशन का 1-2 क्वेश्चन और है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना।